हेलो एवरीवन, मैं रागी शर्मा नॉलेज फॉर सर्चर से आज मैं लेके आई हूँ 10th क्लास का चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अगर हम नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर है ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का नहीं है। इसमें हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो किसी कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो चीजें देखेंगे, सबसे पहले हमें इस चैप्टर की वेटेज जान लेना जरूरी है। अब सीबीएसई बोर्ड का जो वेटेज है, वेटेज शेड्यूल है 23-24 का, उसके अकॉर्डिंग जो ये चैप्टर है, इसकी वेटेज है 4 मार्क्स। 3+1 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट आएगा इस चैप्टर में से और 1 मार्क्स एमसीक्यू में कवर होगा। ठीक है, तो जब हम इस चैप्टर पे गो थ्रू होते हैं तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ते हैं। अगर हम किसी कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि उस कंट्री के अंदर क्या प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन करना एक अलग टास्क है और उस प्रोडक्ट को अवेलेबल फॉर एवरीवन करना अनदर टास्क है। तो कोई भी कंट्री इस बात पे डिपेंड करती है कि वो प्रोडक्शन कितना कर रही है और प्रोडक्शन क्या अवेलेबल है सभी के लिए। 1% अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो ही बना रही हूँ और उसको मैं अपने तक ही सीमित रखती हूँ तो इन वीडियोस का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब ये वीडियो अवेलेबल होगा फॉर एवरीवन के लिए। तो यहाँ पर ये वीडियो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम, है ना। तो किसी भी चीज का बनना एक फैक्टर होता है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट होना यानी गुड और सर्विस का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना ही ट्रांसपोर्ट है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा ट्रेडर करता है। अगर ट्रेडर ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप इस चीज को समझिए। एक फार्मर है, प्रोडक्शन कर रहा है राइस का या व्हीट का या पल्सेस का, और उसके बाद वो बेचना तो चाहता है, लेकिन बेचेगा कैसे? वो खुद तो नहीं जाएगा, है ना। वो खुद नहीं जाएगा मार्केट में, क्योंकि सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसे किसी ना किसी एक ट्रेडर की जरूरत होगी जो उसके प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराए। अब जो ट्रेडर आएगा वो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो ही बनाएगा और अपने सर के ऊपर रख देगा और चल देगा। उसे भी उसको मार्केट तक ले जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है और ये मीडियम ही हमारा ट्रांसपोर्ट है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जो बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स मिलेंगे, पहले हम उन टर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी ट्रांसपोर्ट क्या है? वो मीडियम है जिसकी हेल्प से हम मूवमेंट कराते हैं गुड का, सर्विसेज का, एक प्लेस से दूसरी जगह पर। फिर ट्रेडर्स। ट्रेडर कौन है? व्यापारी, है ना, जो क्या करेगा? गुड्स और सर्विस को ट्रेड करने का काम करेगा, यानी उनका व्यापार या बिजनेस करने का काम करेगा। तो ट्रेडर हु मेड द प्रोडक्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। यानी ट्रेडर क्या है? ट्रेडर वो है जो प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगा। इसके बाद कौन से फैक्टर हैं किसी कंट्री के डेवलपमेंट, क्योंकि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो यानी देश की अर्थव्यवस्था को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विस क्या है, यानी कितने प्रोडक्ट्स और सर्विस वो डेवलप कर रहा है। जैसे इंडिया पहले क्या था? गुड प्रोड्यूसर था, गुड में भी एग्रीकल्चरल गुड्स को प्रोड्यूस करता था, लेकिन इस समय एट द प्रेजेंट टाइम इंडिया इज प्रोड्यूसिंग सर्विसेज ओनली, सर्विसेज ऑल्सो। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट। गुड और सर्विस का बनना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उस गुड और सर्विस का हमारे तक आना भी जरूरी है। जैसे डोमिनोज पिज्जा बनाता है तो पिज्जा बनाकर अपनी शॉप पर ही नहीं रखता, क्या करता है? उसको होम डिलीवरी भी करता है। तो होम डिलीवरी के लिए क्या है? कोई ना कोई एक मीडियम होता ही होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्लस ट्रांसपोर्ट। अब जाते हैं मेजर टॉपिक की तरफ। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया, गुड और सर्विस का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना ही ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर में गो थ्रू होते हैं तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट के क्या तरीके हैं। तो चैप्टर के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट के 3 मीडियम्स मिलेंगे: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्ट मिलेगा रोड, रेलवेज और पाइपलाइंस। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इनलैंड, ओवरसीज। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पब्लिक और प्राइवेट। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। रोड आपको पता ही है ना, रेलवेज ये भी आपको पता है, पाइपलाइंस। पाइपलाइन थोड़ा ये सुनने में यूनिक लगता है। तो पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन वो मीडियम है जिससे हम ऑयल, फर्टिलाइजर, इन चीजों को शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। लेकिन ये जो ऑयल और फर्टिलाइजर्स वाली बात कर रही हूँ, मैं अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ। ऑयल, फर्टिलाइजर, फ्यूल्स जैसे गैस पाइपलाइंस, है ना। लेकिन ये जो पाइपलाइन है इंडिया में हमें इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो पाइपलाइन सिस्टम हमें और भी चीजों के ट्रांसपोर्ट में नजर आता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के पिलर्स मिलते हैं, वायर्स दिखेंगे गलियों में, सड़कों पर। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है? ये जो पानी के, गटर के, सीवर के जो लाइन होते हैं, उसी में ही आपने देखा होगा, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, तो उसमें क्या है कि वो जो हीरो है या विलन है वो गटर में जा रहा है और जो उसकी रूफ है उस पर स्पार्किंग हो रही है। तो होता क्या है कि पाइपलाइन में ऊपर ही हम क्या करते हैं? वायर्स की कवरिंग को मैनेज कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट के 3 वे हुए: रोड, रेलवे और पाइपलाइंस। इनको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हम करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में मिलेगा इनलैंड और ओवरसीज। सीज पता है, सीज की वजह से ही हमें क्या हुआ था? इंडिया डिस्कवर हुआ था, वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा था। इनलैंड यानी कंट्री के अंदर, जैसे गंगा,
है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट के भी बहुत पुराने समय से वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में डेवलप है। इसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इसमें भी और रेलवेज में भी, है ना। रेलवे ट्रैक को डेवलप करवाने वाले हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक, इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक यानी कंट्री के अंदर ही फ्लाइट मूव करेगी, और इंटरनेशनल यानी इंडिया टू अनदर कंट्री। अब डोमेस्टिक की बात करते हैं तो डोमेस्टिक दो तरह के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक वो होता है जो अंडरटेकिंग द गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट होल्ड करती है। प्राइवेट फ्लाइट्स जैसे किंगफिशर की फ्लाइट हो गई, है ना। तो प्राइवेट वो है, कंपनी ने अपना एयरवे डेवलप किया। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा बजट में होता है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पूरे चैप्टर का बेस है, इसी की ही डिटेल में हम आगे चलेंगे। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो मूव करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ। रोडवे की, रोडवे क्या, सिंपल रोड, है ना। रोडवेज यानी सिंपल रोड। अब अगर हम रोड्स की बात करते हैं तो रोड्स जो हमें मिलते हैं उसको मेंटेन करना पड़ता है। भाई रोड अगर है तो उसका एक मेंटेनेंस होता है, जो कि अलग अलग टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं वो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन इन रोड की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों रोड, वाई वी यूज रोड्स, और दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्यों नहीं डेवलप किया गया। तो आप ये देखिए, सबसे पहली बात सोचने वाली है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रेलवे क्रॉसिंग घर के बाहर आ जाए, है ना। जो लोग रेलवे क्रॉसिंग के पास रहते हैं वो एक अलग बात हो गई, लेकिन रहने के बावजूद ऐसा नहीं है कि मनचाहे तरीके से हम ट्रेन का यूज कर सकते हैं। उसकी एक टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन होता है, स्टॉपेज होता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेन चलती है। लेकिन जो रोडवेज होता है उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम रोड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो रोड जो है हमारी लाइफ का एक ऐसा मीडियम है जिसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, है ना। और इसको मेंटेन करने की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है उससे ज्यादा कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। ठीक, तो वाई द रोड वे, है ना। अगर हम इंडिया के रोडवे की बात करते हैं तो इंडिया का जो रोडवेज है वर्ल्ड के लार्जेस्ट रोडवेज में से एक है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखते हैं तो 63.31 लाख किलोमीटर ये इसका लेंथ है। लेकिन ये लेंथ यहाँ रुकेगा नहीं, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है। अब हम रोड ट्रांसपोर्ट पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, उसके रीजंस को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस, रोड को बनाना जो है, उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है कंपैरेटिव टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शन को, इनके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर चेंज नहीं करते तो होता क्या, रोड स्टेट है, लेकिन रोड स्टेट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग इस पे टर्न्स आते हैं, है ना। नेक्स्ट, रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप जैसे कहीं पहाड़ी आ जाए, है ना, जैसे हिली एरियाज आ जाते हैं, तो वहां पर हम इसके स्लोप को मेंटेन कर देते हैं, ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप को मेंटेन किया जा सकता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकली इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन। ये इतना इकोनॉमिकली बजट में आता है कि हर एक पर्सन के होल्ड में आता है। अगर आपको मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है, आप बस का किराया देख लीजिए, है ना। और अगर आप अपने उससे जाते हैं तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो यानी ये एक इकोनॉमिक क्लास है। ठीक है, इसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज लोअर। डोर टू डोर सर्विस है, यानी कि कहने का मतलब ये नहीं है कि रोडवेज की बस आके आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी, नहीं। इस बात को कहने का मतलब ये है कि आप रोडवेज का इस्तेमाल करके, रोडवेज का मतलब आप ऑटो ले सकते हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दूसरा मीडियम ले सकते हैं जो कि रोड पर मूव कर रहा है। इसके अंदर बस ही नहीं है, आपकी बाइक जहां मूव कर रही है, कार जहां मूव कर रही है, आपकी साइकिल जहां मूव कर रही है, वो सारी चीजें आती हैं। तो हम रोडवेज का यूज करके मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और इकोनॉमिकली और कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए, लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस को देखा जाए, तो ये बहुत ही सस्ता होता है। इट वर्क लाइक ए फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये फीडर सिस्टम की तरह काम करता है। फीडर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, आपको रेलवे का यूज करना है तो भी आपको रोडवे ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। 1% मुझे यहाँ से सिटी से कोई ट्रेन लेनी है तो मैं उड़कर तो नहीं जाऊंगी, मैं किसी ना किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करूंगी जो रोडवे से ही होकर जाएगा। ठीक है, तो ये वजह है कि रोडवेज को और डेवलप किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमें 6 लाइन सिस्टम मिलता है, यानी 6 टाइप के रोड्स देखने को मिलते हैं, जिनकी
मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिपार्टमेंट की है। अगर हम इंडिया में सबसे बड़े रोड की बात करते हैं, जिसको सबसे पहले बनवाया था, तो वो थे शेर शाह सूरी। उन्होंने ग्रैंड ट्रैक का डेवलपमेंट करवाया था, जिसका इरादा था नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से ऐड करने का। तो अब मूव करते हैं 6 लाइन सिस्टम ऑफ रोडवेज इन इंडिया। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो रोडवेज हैं उसकी 6 क्लासेस हैं। अच्छा, 6 क्लासेस हैं यानी 6 टाइप के रोड्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 टाइप के रोड्स हैं तो इनका कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चेंज हो जाएगा। 6 टाइप के रोड्स का जो डिवीजन है वो इस हिसाब से किया गया है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ठीक, पहली बात तो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। दूसरी बात, ये किसको कनेक्ट कर रही हैं। आप कभी जाते हैं हाईवे पे तो आप देखना कि वहां पे बोर्ड्स लगे रहते हैं, जैसे 1% हरिद्वार इतने किलोमीटर दूर है, मुजफ्फरनगर ये है, दिल्ली ये है। तो जो इस तरह के रोड्स होते हैं जो कि हमें एक सिटी से दूसरे सिटी तक कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये हाईवेज कहलाते हैं। ठीक है। अब हाईवे से का जो डेवलपमेंट है, हाईवे को बोला जाता है प्राइमरी रोड्स। प्राइमरी रोड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीजें आई। तो जब हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्री, क्वाड्री यानी फोर। फोर सुपर हाईवे क्या है? ये सुपर हाईवे ऐसे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो मेजर सिटीज हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। इसका डेवलपमेंट तब हुआ था जब दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। ये वो सिस्टम है जिसमें हम इंडिया के 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। दैट इज दिल्ली, यहाँ हो जाएगा हमारा दिल्ली, इस साइड हो जाएगा हमारा कोलकाता, यहाँ हो जाएगा हमारा चेन्नई, और इस साइड हो जाएगा हमारा मुंबई। तो ये जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इन्हें कनेक्ट करने का काम करता है। क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसका काम क्या है, ये चारों अगर हम इन 4 को देखते हैं तो ये मेजर सिटीज हैं किसी ना किसी वजह से, जो इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से इफेक्ट करती हैं। इसको बनाने का मोटो ये था टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज। ये मेगा सिटीज हैं, इनके बीच में जो आने जाने का टाइम है उसको कम कर दिया जाए, इसलिए इसको बनवाया गया था। अब अगर इसकी हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इसके मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है NHAI की। ठीक है, NHAI इसके मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की। तो नेशनल हाईवे आपको बुक में प्राइमरी रोड सिस्टम के नाम से भी मिलेगा। बोर्ड के एग्जाम में प्राइमरी रोड सिस्टम के नाम से अगर ये आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी जो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CPWD की होती है। कौन किसकी मेंटेनेंस करता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट हाईवे की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि शेर शाह सूरी पहला पर्सन था जिसने ग्रैंड ट्रक रोड यानी GT रोड को बनाया, और आज के टाइम में ये GT रोड ही NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करने का काम करता है। इसका जो टारगेट था वो दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ने का था, लेकिन ये उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो दिल्ली से अमृतसर को इसने कनेक्ट किया। ये हुई शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है? स्टेट हाईवे वो होता है जो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही होता है। अब स्टेट हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या होती है कि जो स्टेट की कैपिटल है उसको अपने स्टेट की जो मेट्रो सिटीज हैं उनसे कनेक्ट करने का काम करें, यानी सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर जो मेन सिटी है उससे कनेक्ट करें। जैसे कि अगर हम अपने यूपी की बात करते हैं तो यूपी में कैपिटल हो गई लखनऊ, और लखनऊ से जो रोड कनेक्टेड हैं जो हमें लखनऊ से ऐड करने का काम करेंगे वो सारे हमारे स्टेट हाईवे के अंडर आएंगी। स्टेट हाईवे की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है PWD की, है ना। फिर इसके बाद जिला, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट रोड को मेंटेन करेगा जिला परिषद। जिला परिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जिले की रोडों को मेंटेन करवाए। अब ये क्या करते हैं, ये अपने अंडर भी डिवीजन कर देते हैं। फिर इसके बाद आती है अदर रोड्स, जो गांव के अंदर जाने वाली सड़कें हैं जिनको बोलते हैं रूरल रोड्स। इनका काम क्या होता है? विलेज को विलेज से कनेक्ट करने का काम करना। इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मेंटेन किया जाता है। इसको मेंटेन करवाने की जिम्मेदारी हमारे प्रधान साहब की होती है। ठीक है, इसके बाद आती है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड वो है जो इंडिया या किसी भी कंट्री के बॉर्डर पे जो रोड्स हैं उनको मेंटेन करने का काम होता है बॉर्डर रोड का। इनका इसके बारे में जो सबसे पहले इंडिया ने स्टेप लिया वो 1960 में लिया, क्योंकि वॉर के टाइम में बॉर्डर से कनेक्टिविटी को बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1960 में बॉर्डर रोड के बारे में डिसीजन लिया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करने का काम करता है। ये तो हुआ रोड का
डिवीजन अकॉर्डिंग टू द एरिया। अब अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द मटेरियल, रोड्स होते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक दो टाइप के। मेटालिक रोड्स वो होते हैं जो सीमेंटेड होते हैं, जिनमें चारकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ये कहें कच्ची सड़क और पक्की सड़क। पक्की सड़क जिसे कंक्रीट का, चारकोल का, है ना, इन सारी टाइल्स का यूज करके, सीमेंटेड टाइल्स का यूज करके बनाया गया है। दूसरी होती है कच्ची सड़क। कच्ची सड़क वो होती है जिसे हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ऐसे ही बना लेते हैं। ये मिट्टी के वो रास्ते होते हैं जो बारिश में या फ्लड में बह जाते हैं। तो ये हमारा रोड सिस्टम या रोडवेज का जो रोडवे है, यानी ट्रांसपोर्ट में जो रोडवेज वाला टॉपिक है, मेजरली कंप्लीट हो गया। इस वीडियो से अलग आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट मोमेंट है, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, नोट्स आपके पास होंगे। एक बार चैप्टर रीड करो, एक बार वीडियो देखो, आपका ये टॉपिक पूरी तरह से उसी में कंप्लीट हो जाएगा। रेलवेज, लैंड ट्रांसपोर्ट का नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेलवेज है। अगर हम रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवे जो है इंडिया की जान है, या ये कहें कि पूरी इकोनॉमी को बैलेंस करने में इंडियन रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक तो जो इंडियन का फिजियोलॉजिकल जोन है वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइडेड है, अलग तरह की ज्योग्राफी आपको हर एक सेक्शन में देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी रेलवे सूट करता है। दूसरी बात ये कि यहाँ का जो पीपल है वो इतना रिच नहीं है, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो रेलवे है ये कन्वीनियंट है। यानी कि अगर हम रोडवेज का इस्तेमाल करें तो वहां पर जो फेयर होता है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो रेलवेज है यहाँ पर जो फेयर यानी किराया जो होता है वो हमारे बजट में आता है। तो कहीं ना कहीं रेलवेज जो है बेनिफिशियल है। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि इंडियन रेलवे किस जगह पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो प्रॉब्लम फेस करता है अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, किस सेक्शन में, किस जोन में वो ज्यादा डिवाइडेड है, और इतना हेल्पफुल होने के बाद भी इंडियन रेलवे कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। अगर हम रेलवेज की बात करते हैं तो इंडिया में रेलवे जो सिस्टम था उसको डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने, और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट ट्रेन मूव की थी वो 1853 में मुंबई टू थाने चली थी। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन रेलवे की। तो इंडियन रेलवे बहुत वास्ट है, या ये कहें बहुत ह्यूज है, जिसको एक जगह पर रहकर कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे को 19 जोन में डिवाइड कर दिया है। एनसीईआरटी 16 जोन कहती है, जो पुरानी है, ये जो टर्म है ये चेंज हो गई है। जो प्रेजेंट है उसके अंदर आपको 19 जोन्स मिलेंगे। इसमें जो नॉर्थन जोन है वो सबसे ज्यादा डेवलप है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, उत्तर भारत रेलवे, दक्षिण भारत रेलवे, मुंबई रेलवे, है ना, तो इस तरह से मेंशन होता है। तो ये जोन्स हैं, मतलब रेल मंत्री ने क्या करा है, इसको डिवाइड कर दिया है, और ये जो डिवीजन है इसका भी सब डिवीजन है। जैसे हमने रोड में किया था, रोड भी हमारे 6 टाइप के थे, 6 पार्ट में डिवाइडेड थे, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग थी। तो ऐसे ही रेलवे में भी होता है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है रेलवेज 19 जोन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इंडियन रेलवे को 19 जोन्स में डिवाइड किया गया है। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर्स। प्रिंसिपल यानी मुख्य, यानी जो रेलवे है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका? फ्राइट। फ्राइट मीन्स क्या होता है? परिवहन। परिवहन यानी माल की ढुलाई, है ना, गुड्स ट्रेन होती है, तो फ्राइट एंड पैसेंजर। तो क्लियर है। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सिलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो रेलवे ने क्या किया है? रेलवे, इंडियन जो रेलवे है, इसने पूरी कंट्री की इकोनॉमी को बाइंड करके रखा है। ठीक है, इसने क्या करा है, जो चीजें सेक्टर थी, फैली हुई थी, उनको एक साथ जोड़ दिया है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अब जो है, अगर हम जैसे कोकोनट होता है ना, हमारे सेक्शन में कोकोनट की खेती तो नहीं की जाती, ठीक, कहाँ होगा? कोस्टल जोन में होगा। लेकिन अब कोकोनट वाटर हम क्या करते हैं, हमें गली मोहल्ले में बिकता हुआ दिखाई देता है, मार्केट्स में बिकता हुआ दिखाई देता है। तो किसकी वजह से है? क्या उसे ट्रक्स में लाया जा रहा है? नहीं, बिकॉज ऑफ द रेलवे। ठीक है, तो रेलवे ने क्या किया है, एक जगह के प्रोडक्ट को दूसरी जगह ले जाना, एक जगह के पैसेंजर को दूसरी जगह ले जाना। तो ये जो है रेलवे ने, ये सारी चीजें रेलवे की वजह से ही पॉसिबल है। अब जैसे काली मिर्च है, इलायची है, कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है, लेकिन हम यूपी में बैठ के उसे यूज कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द रेलवे। अगर रेलवे नहीं होती तो होता क्या? प्रोडक्शन जहां हो रहा है वही रह जाता। अच्छा, एक बात और है, जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां का पर्सन उसे क्यों परचेज करेगा? परचेज तो वहां किया जाएगा ना जहां पे शॉर्टेज होगी। तो इसमें रेलवे ने अपने आप को प्रूफ किया है किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल है। एक्सिलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया। अब रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को अगर हम इंडिया में देखते हैं तो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है किस पर, कि प्लेन एरिया कैसा है। भाई अगर गवर्नमेंट कहीं पे रेलवे ट्रैक डेवलप करती है तो ऐसा तो नहीं है ना वो लॉस के लिए करेगी। लेह लद्दाख में जाके रेलवे ट्रैक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन कम है। तो
अगर गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को लाती है तो कहीं ना कहीं किसके लिए लाती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए लाती है। तो रेलवेज भी वहां डेवलप किया जाएगा जहां पर गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ भाई हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जहां पर इजी होता है रेलवे ट्रैक को बिछाना, है ना, या रेलवे ट्रैक को बनाना जहां इजी है वहीं पर रेलवे डेवलप करता है। तो उस हिसाब से देखें तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो रेलवे ट्रैक है या रेलवे के डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, कौन कौन सा है, फिजियोग्राफिक, फिजियोग्राफिक का मतलब क्या, ग्राफिक जियोग्राफिकली हो गया, यानी कि प्लेन है या नहीं है ना, ट्रैक इजिली बिछ जाएगा या नहीं बिछेगा। इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली भी उसको एनालाइज किया जाता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी चीज का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब जहां पर ये तीनों फैक्टर इजिली अवेलेबल होंगे रेलवे वहां डेवलप होगा। तो इसका एग्जांपल दे रखा है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन जो है, नॉर्थ जोन में आपको रेलवे जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है भाई, एग्रीकल्चरल एरिया है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, तो जरूरत तो है ही, है ना। तो नॉर्थन जोन कंटेन वास्ट लैंड, वास्ट लैंड है हमारे पास, नॉर्थन जोन में वास्ट लैंड है, हाई पॉपुलेशन है, रिच इन एग्रीकल्चरल कल्चर में और रिसोर्सेज में। यानी ये सारे फैक्टर किसी भी एरिया में गवर्नमेंट का ध्यान तब जाता है जब वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल स्कीम होती है या बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन हो जाए। जब वर्स्ट कंडीशन होती है तो केवल गवर्नमेंट उसको एक लेवल तक लाकर खत्म कर देती है। जैसे इस बात को आप ऐसे समझो कि आदिवासी जो सेक्शन होता है उसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान बहुत बाद में गया, पहले क्यों नहीं गया, ठीक है, बहुत बाद में क्यों गया, बहुत बाद में इसलिए गया क्योंकि वहां से इतना बेनिफिट नहीं है। डेवलपमेंट वहां किया जाता है जहां पर बेनिफिट होता है। या सेकंड एग्जांपल्स को देखो कि डॉक्टर के पास 2 पेशेंट गए, एक पेशेंट के बचने के चांस 75% है और एक पेशेंट के बचने के चांस केवल 5% है। तो डॉक्टर ट्रीट करेगा 75 वाले को, 5 वाले को बाद में देखेगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात है कि गवर्नमेंट वहां पर फोकस करती है जहां पर मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट हो। तो नॉर्थन जोन में हमें ये सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं। तो यही रीजन है कि नॉर्थन जोन में रेलवे जो है रिचली डेवलप्ड है। अब डिफिकल्ट जोन कौन से होते हैं, रिवर एरिया। रिवर एरिया क्या है, जहां पे रिवर्स बहुत ज्यादा है, वहां पे ब्रिज बनाना पड़ेगा, ब्रिज को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिवर बेड्स में क्या होता है, रिवर बेड्स में ब्रिज बनाना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हिमालयन, हिमालय का जो सेक्शन है, माउंटेन एरिया हो गया, वेस्टर्न राजस्थान है ना, रेतीला एरिया हो गया, स्वयं ऑफ गुजरात है। यानी अगर हम इंडियन रेलवे की बात करते हैं या पेनिसुलर सेक्शन है, वहां पे क्या है, घाटियां हैं, छोटे छोटे दर्रे हैं, उन दर्रों में से ट्रैक बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वहां कर नहीं रही है, गवर्नमेंट वहां पे कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर किसी भी चीज को डेवलप करने में या रेलवे को डेवलप करने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन रेलवे के साथ, इस जगह पर रेलवे को मेंटेन करना। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। तो रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को मेंटेन कर रहा है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इन सब के बावजूद कुछ मूर्ख व्यक्तियों की वजह से रेलवे लगातार सफर कर रहा है। अगर आप एनालाइज करें बजट को, जब भी रेल बजट आता है तो हमेशा रेल बजट को घाटे में दिखाया जाता है। ठीक है, कि हम हर साल रेलवे में लॉस होता जा रहा है। तो उसके रीजंस क्या हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम जैसे ही लोग हैं, क्योंकि हम अपनी मस्ती मजाक में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे को डैमेज करते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। मैनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट, है ना, पैसेंजर्स क्या करते हैं, विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हैं। तो भाई अगर आप टिकट नहीं लेंगे तो जो ट्रेन के चलने में डीजल खर्च हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च हो रही है उसकी भरपाई कौन करेगा, इंडियन रेलवे ही तो करेगा। ठीक है, थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, मजाक मजाक में डैमेज पहुंचाया जा रहा है। जैसे कुछ नहीं तो मैंने देखा है लोग जो सीट्स के पीछे कुशन होता है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो जो शीट आपको एसी चैम्बर में आपको दी जाती है उसको बैग में पैक करके आ रहे हैं, तो ये थेफ्ट ही तो है। कुछ नहीं तो फिशिंग प्लेट, उसका लोहा निकाल के बेच दिया जाता है ना। पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरली एंड कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवेज। भाई लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप पे 10 कदम चलने से पहले क्या करेंगे, चेन को पुल कर देंगे। चेन को पुल करने, आपने एक चेन को पुल किया अपने समय को बचाने के लिए, लेकिन आप सोचिए कि आपके चेन पुल करने के बाद पूरा सिस्टम सफर कर जाता है। हम अक्सर कहते हैं कभी ट्रेन टाइम पे नहीं आती, क्यों नहीं आती, उसके लिए भी हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये था हमारा रेलवेज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पाइपलाइन। पाइपलाइन लैंड ट्रांसपोर्ट का ही एक पार्ट है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें पाइपलाइन सिस्टम एक नया सिस्टम दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि हमने हमेशा जो है चीजों को ऊपर ही
लैंड पर चलते हुए देखा है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है उसमें एक नया ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखने को मिलता है, पाइपलाइन। इसका बेसिकली यूज किया जाता है जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, गैसेस होती हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। गैसियस फर्टिलाइजर को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और तो और अब आपने एक देखा होगा कि जो एलपीजी के सिलेंडर हैं, इससे बचने के लिए एक नया सिस्टम आ गया है, एलपीजी की गैस के पाइपलाइन भी बिछ रहे हैं, वो भी एक तरीका है। अगर हम चाहें सॉलिड चीज को इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करना, तो पहले उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसको स्लरी फॉर्म में लाएंगे यानी जेली टाइप मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सॉलिड को भी इसकी हेल्प से मूव करा सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में पाइपलाइन सिस्टम बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं पाइपलाइंस की। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के लिए ये एक नया सिस्टम है, हमारी कंट्री के लिए नया सिस्टम है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम टॉपिक में भी पढ़ रहे हैं, these are used for the transporting crude oil, petroleum product and natural gases from oil refineries, fertilizers, फैक्टर्स एंड थर्मल पावर प्लांट, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इन सारी चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट, यानी इलेक्ट्रिसिटी का को भी हम इसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये जो थर्मल पावर प्लांट वाला सिस्टम है, ये इंडिया के अंदर वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है, इन फ्यूचर ये भी हमें देखने को मिलेगा। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड्स को भी अगर हम चाहें तो पाइपलाइन सिस्टम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फार रिफाइनरीज, यानी जो रिफाइनरीज बहुत दूर हैं, जहां पर हम जाकर कैरी करके लाएं, वो एक एक्सपेंसिव वर्क हो जाएगा, वहां पर हमारा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जो फार रिफाइनरीज हैं, जैसे कि हमारा बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड द गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली ऑफ द पाइपलाइन, यानी इनके प्रोडक्ट्स को भी हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा पाइपलाइन सिस्टम है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। देखो होता क्या है कि जब पाइपलाइन बिछाई जाती है तो उस समय उसको मेंटेन करना बहुत भारी काम हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर एक बार पाइपलाइन सिस्टम बिछ जाए, जैसे कि वाईफाई अगर हम घर में लगवाते हैं तो उसके लिए भी एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अब लोगों के हर मोहल्ले में 2-4 घरों में वाईफाई है, या ये कहें जो हर घर में वाईफाई है, तो उस वजह से थोड़ा इजी हो गया है। लेकिन आप सोचिए, जिस एरिया में किसी के यहाँ वाईफाई नहीं होता, वहां पे जो फर्स्ट पर्सन वाईफाई लगवाता है वहां पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसी तरह से पाइपलाइन, और पाइपलाइन तो है ही नया, है ना, पाइपलाइन तो है ही नया, तो पाइपलाइन सिस्टम अपने आप में एक यूनिक सिस्टम है, जो कि स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हो जाता है और एक बार वो वर्किंग फॉर्म में आ जाता है, तो वो लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला सिस्टम। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर हमें 3 मेजर पाइपलाइन सिस्टम जो देखने को मिलते हैं, वो हैं फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर वया गुवाहाटी, बुरानी एंड इलाहाबाद। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो आसाम से लेकर कानपुर तक क्या है, क्या लाया जा रहा है, ऑयल, है ना। तो कैसे लाया जा रहा है, आसाम से कानपुर। अब आसाम से कानपुर डायरेक्ट एक पाइपलाइन तो नहीं होगा ना, रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, बहुत सारे एरियाज आएंगे, तो तरह तरह के रूट्स को फॉलो करते हुए आसाम से कानपुर क्या लाया जा रहा है, ऑयल लाया जा रहा है। ठीक है, वया गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी जाएगा, बरौनी जाएगा, बरौनी से इलाहाबाद और इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी, बरौनी टू राजबंद, मोरीग्राम, गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ठीक है, तो ये रूट होता है जो पाइपलाइन सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। अब आप डिस्टेंस देखिए कितने किलोमीटर का है, तो इसको मेंटेन करना, पाइपलाइन को बिछाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। फिर है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, कहाँ से, गुजरात से पंजाब, है ना, गुजरात से पंजाब, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो गुजरात से पंजाब वया विरंगारा, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। तीसरा है गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा टू गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, ये गैस पाइपलाइन सिस्टम हो गया। तो ये जो पाइपलाइन सिस्टम है ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये 3 मेजर हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं है। आप अपने यूपी में देखिए गैस पाइपलाइन सिस्टम बहुत जोर शोर पे चल रहा है। तो ये हुआ हमारा पाइपलाइन सिस्टम। आगे हमारा आता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप कि आपको समझ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटरवेज। अगर हम वाटरवेज की बात करते हैं तो वाटरवेज ये ट्रांसपोर्ट का वो सिस्टम है जिसको हम एंशियंट टाइम से ही यूज करते आ रहे हैं। अगर इंडिया की बात की जाए या ये कहीं इंडिया की डिस्कवरी की भी बात की जाए, तो इंडिया की डिस्कवरी भी वाटरवेज के थ्रू ही है, यानी यूरोप से इंडिया की जो कनेक्टिविटी बनी वो इसी वाटरवेज की वजह से बनी। तो ये जो वाटरवेज है, बाय द सी रूट, बाय द वे ऑफ रिवर्स, जो रिवर सिस्टम को डेवलप करने का जो क्रेडिट जाता है इंडिया में, वो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये लोग क्या करते थे, बल्क वे में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का के लिए वाटरवेज का यूज करते थे।
ठीक है, तो चलते हैं वाटरवेज की तरफ। आप वाटरवेज में देखेंगे मैंने ऊपर 95% बाय वॉल्यूम, यानी इसमें यह है कि जो हम अब्रॉड से गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें हमारा 95% गुड्स जो है वो वाटरवेज की हेल्प से ही ट्रांसपोर्टेड होती हैं। और अगर हम बाय प्राइस वैल्यू देखें तो 68%, यानी प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग 68%, और बाय द साइज ऑफ द गुड्स या बाय द वॉल्यूम तो वो हो जाता है हमारा 95%। अब हम बात करते हैं वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, यानी कि ये चीपेस्ट है। चीपेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो फ्यूल है वो इतना कंज्यूम नहीं होता। और लेटेस्ट टाइम पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे जो सोलर पैनल के थ्रू भी ड्राइव करने का सिस्टम आ गया है, पैडल सिस्टम होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर वाटर के प्रेशर को क्रिएट करके भी यहाँ पर हम रिवर वे को या वाटर वेज को कवर करने का काम करते हैं। तो इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। फ्यूल एफिशिएंट है, बता दिया मैंने कि फ्यूल की यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो भी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्रीज में नेशनल वाटर वे में जो है उसमें हमारे 5 वेज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया गया है, बल्कि इनको इनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। देखिए, नेशनल नेशनल वाटरवे नंबर 1, तो ये कहाँ है? नेशनल वाटरवे बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया के एरिया को ये कवर करता है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 1620 किलोमीटर है, और ये किस पर है? एट द रिवर गंगा। गंगा रिवर पर ये सिचुएटेड है। किस पर है? गंगा रिवर पर। कौन सा? नेशनल वाटरवे नंबर 1, तो कहाँ है? इलाहाबाद और हल्दिया। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 6020 किलोमीटर है। अगर हम नेशनल वाटरवे नंबर 2 की बात करते हैं तो सादिया और दुर्बी के बीच में है। किस पर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, और इसकी लेंथ की बात की जाए तो 891 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है। तीसरा है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 3, जो कि वेस्ट कोस्ट कैनल है। कहाँ पर है? केरला में है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 205 किलोमीटर। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इसका लेंथ है बहुत कम हो गया, फिर भी लेंथ कम होने के बावजूद इसको नेशनल वाटरवे नंबर 3 दिया गया है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि जिस रूट को फॉलो करके जा रहा है वहां पर ऑब्स्टेकल्स हैं, रिवर का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली कम है। इसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर 4 कहाँ है? गोदावरी और कृष्णा रिवर पर है। ये भी हमारा साउथ वाला सेक्शन हो जाता है। इसकी लेंथ है 1078 किलोमीटर। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो वेज हैं इनको इनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 1 2 3 नेम दिया गया है, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है। देखिए, क्योंकि जो फर्स्ट वाटरवे था उसकी लेंथ थी 1620 किलोमीटर, जबकि थर्ड की लेंथ बहुत कम हो गई थी, 205 ही थी, जबकि जो फोर्थ है उसकी लेंथ 1078 किलोमीटर हो गई। नेशनल वाटरवे एट ब्रह्मणी एंड मतई रिवर, ठीक है, क्या लेंथ है? 588 किलोमीटर। वाटरवेज में से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किस पर है, क्या लेंथ है, कौन सी रिवर पर है और किस स्टेट में से होकर जा रहा है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता। वाटरवे से चीपेस्ट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, एंशियंट टाइम से डेवलप है। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कहीं कुछ भी नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट है हमारा सी पोर्ट्स। जब हम वाटरवेज की बात करते हैं तो सी पोर्ट तो कैसे भूल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी पोर्ट्स। तो सी पोर्ट्स में मेजर सी पोर्ट्स इंडिया के अंदर 12 हैं और मेजर 12 हैं, माइनर 200 हैं। अभी ऐसा नहीं है कि पोर्ट्स इतने ही फिक्स्ड हैं, इनके नंबर बढ़ भी जाएंगे। वो जो बढ़ेंगे उसमें से कुछ माइनर इंक्रीज होंगे, कुछ मेजर इंक्रीज होंगे। जो इंडियन का जो कोस्टल लाइन है वो काफी वास्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास सी रूट में अपना एक, जैसे कहते हैं ना, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, उसमें दिखाया समुंदर मेरा है, वंस अपॉन एन टाइम किस पे राज करोगे? समुंदर पे राज करूंगा। तो वो वाली बात है कि इंडिया में जो सी रूट है वो शुरू से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो पोर्ट की बात करेंगे, इंडिया के पास पोर्ट है 12 मेजर पोर्ट है और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। इसमें कांडला की अगर हम कांडला इन द कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड इन द आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, कांडला जो है बहुत जल्दबाजी में बनाया गया पोर्ट था, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो इंडिया का जो अपना पोर्ट था वो पाकिस्तान के सेक्शन में चला गया, क्योंकि कच्छ वाला मैक्सिमम सेक्शन किसके पास है? वो पाकिस्तान के पास है। तो जिसकी वजह से जो इंडियन पोर्ट था वो चला गया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया में सबसे पहला पोर्ट बना था, याद रखना, वो है कांडला। कहाँ है? कच्छ में है। इसको हम दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। ये वो पोर्ट है जो कि नॉर्थ के बिजनेस को भी होल्ड करने का काम करता है। आगे हम देखते हैं, इट
caters to the conventional handling of the exports and the import of highly प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। नॉर्थ में जो बिजनेस किया जाता है, नॉर्थ में जो मेजर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको भी होल्ड करवाने में हमारे इस पोर्ट का बहुत ज्यादा योगदान है, या ये कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद है मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। यानी कि मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो कोस्टल जोन है वो गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है, जिसकी वजह से मुंबई के इस सेक्शन का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है पोर्ट के डेवलपमेंट। मुंबई पोर्ट के बाद हम देखते हैं जो हमारा फेमस पोर्ट वाला सेक्शन आता है, इसमें हमारा गोवा पोर्ट है। गोवा पोर्ट आयरन ओर के एक्सपोर्टिंग के लिए मैक्सिममली जाना जाता है। कंट्री में आयरन पोर्टिंग का मैक्सिमम जो वर्क है वो गोवा पोर्ट की हेल्प से किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोच्चि पोर्ट की। तो कोच्चि पोर्ट कहाँ है? साउथ वेस्टर्न पोर्ट है ये हमारा। फिर उसके बाद है तुतीकोर्नी साउथ ईस्टर्न पोर्ट, कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है। ये जाना क्यों जाता है? ये फेमस है, तुतीकोर्नी पोर्ट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल हार्बर है और रिच इन हिंटरलैंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बर? हार्बर का मीनिंग क्या होता है? हार्बर का मतलब होता है कि सी पोर्ट से अलग नेचुरली वाटर का एक सोर्स और है, जहां पर हमारे ये जो शिप्स होते हैं, बोट्स होती हैं, याच होते हैं, इनको पार किया जाता है। तो इसमें ये नेचुरली है। प्लस इसमें एक वर्ड और है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मीन्स यानी ये सिटी से दूर है, सिटी से दूर है। तो वहां पर क्या है? रोडवेज को भी पूरी तरह से डेवलप किया गया है, क्योंकि बिना हम ट्रांसपोर्ट के, बिना हम यानी कि अगर हम ये सोचें कि केवल रोडवेज से ही हमारा ट्रांसपोर्ट कवर हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें वाटरवेज का बहुत बड़ा रोल है। चेन्नई को जाना जाता है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। चेन्नई ओल्डेस्ट क्यों है? अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखेंगे चेन्नई पर होल्ड किया गया था, डचीज ने भी किया था, पुर्तगाल ने भी किया था, और फ्रांस के लोगों ने भी किया। तो यहाँ पर जो है ट्रेड को चेन्नई के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स को बोला गया था बाहर से, क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तो यही रीजन था कि चेन्नई के लोगों ने इस मूवमेंट को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था। रीजन क्या था? क्योंकि उन्हें बिजनेस मिल रहा था, उन्हें काम मिल रहा था, उनका पेट भर रहा था, तो वो बाकी चीजों की तरफ फोकस नहीं कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं विशाखापट्टनम की। ये डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। यानी विशाखापट्टनम कैसा है? डीपेस्ट है, डीपेस्ट है ना। फिर उसके बाद पराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा में है। कोलकाता का पोर्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलकाता पोर्ट रिवर पोर्ट है, रिवर हुगली पर बना हुआ है। तो ये हुआ हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक है एयरवेज। एयरवेज की बात की जाए तो ये डेवलप हुआ अराउंड ऑफ 100 ईयर्स आफ्टर द रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के 100 ईयर बाद रेलवे या एयरवेज को नेशनलाइज किया गया। यानी 1853 में क्या हुआ था? रेलवे डेवलप हुआ था, 1953 में एयरवेज को नेशनलाइज कर लिया गया। अब नेशनलाइज करने का रीजन क्या है कि एयरवेज जो है कहीं ना कहीं जो हमारे डेंस फॉरेस्ट एरिया है, माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, वहां पर कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी रोड की वजह से, रोड डेवलप नहीं हो पाते। तो उस कंडीशन में एयरवेज हमारा एक ऐसा सिस्टम है कनेक्टिविटी का जिसने जो बहुत बड़ा डिस्टेंस था उसको कम कर दिया गया है, ड्यूरेशन को भी कम कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है एयरवेज के साथ ब्रैकेट में 1953। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 1953 में एयरवेज को नेशनलाइज कर लिया गया था। द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट, कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फास्टेस्ट है, ठीक है, समझ में आता है। कंफर्टेबल है, ये भी समझ में आता है क्योंकि समय बच जाता है। जो ड्यूरेशन है हमारा, जैसे अगर आप दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो आपको 2 दिन लग जाएंगे। अगर आप बाय प्लेन जाते हैं तो आप कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। प्रेस्टिजियस है, प्रेस्टिजियस इसलिए है क्योंकि सम्मानजनक है। ये हमारी रेपुटेशन का भी सिंबल है, क्योंकि जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये काफी कॉस्टली होता है। इट इज नॉट इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल, तो इसलिए इसको प्रेस्टिजियस भी बोला गया है। एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। एयर इंडिया क्या है? हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डोमेस्टिक क्या है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट। इंटरनेशनल क्या है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री। यानी अगर हम चाहें इंडिया से अमेरिका जाना तो हमें फ्लाइट मिल जाएगी, इजिली मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। यानी पवन हंस क्या है? ये हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ये एज अ फ्यूल यूज करता है ऑयल को और नेचुरल गैसेस को। इट इज ओनली इन द नॉर्थ इन स्टेट दैट द स्पेशली प्रोविजन आर टू मेड एक्सटेंड द सर्विस टू द कॉमन पीपल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको डेवलप करने का रीजन क्या है? आप सोचो, नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, है ना, ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। नॉर्थ यानी जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन, ये हमारा मिजोरम और आसाम वाला सेक्शन। तो क्या है? इस एरिया में माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं,
फ्लड आते रहते हैं, हिली एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर रोडवेज को डेवलप करना डिफिकल्ट टास्क है, तो इसीलिए यहाँ पर एयरवेज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इस टॉपिक में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेट करना, यानी अपने विचारों को, अपने थॉट्स को समझना और दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, तो कम्युनिकेट करना जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ का, अपने थॉट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन यानी मैन टू मैन, मास कम्युनिकेशन यानी ऑन द लार्ज स्केल। अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो मास कम्युनिकेशन है ये 4 टाइप का होता है। एक हो गया हमारा प्रिंट मीडिया हो गया, जैसे न्यूज़पेपर, दूसरा हमारा हो गया आउटडोर, ठीक है, तीसरा हमारा हो गया डिजिटल, और फोर्थ वन हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट। तो ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन के तरीके हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब जनसंचार, जिसमें हम लार्ज लेवल पे बात करते हैं, यानी एक टाइम में हम एक से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा मास कम्युनिकेशन होता है, इसमें हमारा कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है, मतलब कम्युनिकेशन किसी ना किसी मीडियम के थ्रू किया जाता है। अगर हम कम्युनिकेशन में देखें तो टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, पोस्टल सर्विस आर द मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। अगर पोस्टल सर्विस की बात करें, पोस्टल सर्विस यानी पोस्ट कार्ड, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, ये जो टर्म्स हैं ये सारे पोस्टल सर्विसेज में आते हैं, है ना। तो ये जो पोस्टल सर्विसेज है, इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है। इसमें हमारे कार्ड्स, एनवेलप आर कंसीडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयरफिल्ड, यानी कि कार्ड्स हैं, एनवेलप हैं, ये हमारा फर्स्ट क्लास मेल में आता है। बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल आर कंसीडर्ड सेकंड क्लास मेल, ये हमारा सेकंड क्लास मेल आता है। 6 मेल चैनल इंट्रोड्यूस किए गए हैं इंडिया के अंदर कम्युनिकेशन को ईजी बनाने के लिए। राजधानी चैनल, राजधानी के जो चैनल है, मेट्रो चैनल्स, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल। ठीक है, ये हमारे 6 मेल चैनल हैं। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको इन 6 चैनल्स के नेम लर्न होने चाहिए। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन का दूसरा मीडियम यानी कॉलिंग। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया का टेलीकॉम सिस्टम है या टेली कॉलिंग है, ये एशिया की लार्जेस्ट टेली कॉलिंग में आता है। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, एशिया में लार्जेस्ट है। 2/3 ऑफ अर्बन विलेजेस हैज एसटीडी सर्विसेज, इट रेट्स इन यूनिफॉर्म। देखो एसटीडी क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले क्या होता था, जब हमें किसी और कंट्री में कॉल करना होता था या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कॉल करना होता था, तो पहले अपनी कॉल को जो सेंटर्स होते थे वहां पर जाके रजिस्टर्ड कराना पड़ता था कि हमें इस नंबर पे इस जगह पे बात करनी है। तो वो हमारा नंबर कनेक्ट करके फिर हमें कॉल करते थे कि हाँ ठीक है, इतने बजे आप कॉल कर लें या इतने बजे आपकी कॉल को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगर क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमें गो थ्रू उसी हिसाब से होना पड़ेगा। अब तो क्या है, आपने फ़ोन लिया, नंबर डायल किया, इंडिया से अदर कंट्री में भी आप इजीली बात कर रहे हैं, इंडिया के अदर स्टेट्स में भी इजीली बात करें। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जिसने अपने जो एसटीडी कॉल का जो रेट था वो यूनिफॉर्म ही रखा था। ठीक है, तो 2/3 ऑफ अर्बन विलेजेस हैज एसटीडी सर्विस, इट रेट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म था, यानी जो मेरठ से मध्य प्रदेश में कॉल होता जिस रेट से, उतने ही रेट से मध्य प्रदेश से कश्मीर में बात होती, तो जो रेट था वो यूनिफॉर्म था। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल। देखो मास कम्युनिकेशन अगर एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है ना, जैसे फिल्म्स हो गई, है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। हमें पता चलता है कि हमारी सराउंडिंग में चल क्या रहा है ना। अभी क्या है, हमारी कंट्री में जो रेवोल्यूशन बहुत स्लो स्पीड से हुआ, उसे बहुत समय लगा। उसका रीजन क्या था कि हमारे पास मास कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं था, और था तो केवल एक प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर था, जिस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैक्सिमम होल्ड कर रखा था। तो यही वजह थी कि जो अवेयरनेस थी लोगों की रेवोल्यूशन के लिए, या जो वो शोषण कर रहे थे उसके लिए, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। अमृतसर में इतना कुछ हुआ, साउथ के लोगों को नहीं पता था। तो उसका रीजन क्या था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन ने इस लैक को खत्म कर दिया है। कम्युनिकेट हो रहे हैं मास मीडिया की हेल्प से ही, है ना। ऑल इंडिया रेडियो, जिसमें आता है आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो। अभी तो आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, स्टार प्लस है, जीटीवी है ना, और भी स्टार भारत है, बहुत सारे हैं। लेकिन पहले क्या था कि पहले हमारे टीवी में नेशनल चैनल ही आता था, जो कि हमारा क्या था, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन पे क्या था, फिक्स था, बच्चों के कार्टून का टाइम फिक्स है, म्यूजिक का टाइम फिक्स है, न्यूज़ का टाइम फिक्स है,
फिक्स थी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि हर एक फील्ड की नॉलेज मिल जाती, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम भी आपको उस पर मिलते, यानी दूरदर्शन एक ऐसा मीडियम था जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर सकते थे। ठीक है, कौन से मौसम में कौन सी फसल उगाई जाए, इसके लिए भी अलग से एक प्रोग्राम आता था, जिसमें लोग पोस्ट कार्ड पे अपने क्वेश्चंस उनको लिख के भेजा करते थे और इंतजार करते थे कब हमारा क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। लेकिन आज जो है इसी मास कम्युनिकेशन ने सारी चीजों को इतना ईजी कर दिया है, तो उसमें हमारा क्या है, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन प्रोवाइड प्रोग्राम इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट टाइप, यानी हमें ये नहीं कि हमारा हिंदी में ही है, इसके अलग अलग चैनल्स हैं और आज भी ये चैनल्स चल रहे हैं जिसपे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। इन इंडिया न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड मोर देन 100 लैंग्वेज। इसी तरह से इंडिया में फिल्म्स भी कई डिफरेंट लैंग्वेज में बनाई जाती हैं, जैसे बॉलीवुड अलग है, टॉलीवुड अलग है ना, मॉलीवुड अलग है। ठीक है, तो ये सारे फिल्म्स हैं जिसको सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करता है। तो ये सारा क्या है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, और यही कम्युनिकेशन हमें एक अवेयरनेस देता है, हमें सोसाइटी से कनेक्ट करने का काम करता है, हमें पता चलता है कि हो क्या रहा है। तो आई होप कि ये जो कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है ये आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक है हमारा ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग क्या है, ट्रेड मीन्स व्यापार, है ना। तो ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। ठीक, जैसे अब क्या है, बहुत सारी एमएनसीज हैं हमारी कंट्री में आ गई हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं या इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो ये ट्रेड ही है। अगर हम ट्रेड को देखें तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में उसके ट्रेड का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो छोटे लेवल का ट्रेड हो चाहे वो बड़े लेवल का ट्रेड हो। डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो ट्रेड पे डिपेंड करती है। अगर हम इतना ही एक कंट्री इतना ही प्रोड्यूस करे कि जितना कि वो सारा कंज्यूम कर ले, तो वो कंट्री कभी भी डेवलप्ड नहीं हो सकती, वो अंडर डेवलप्ड भी नहीं हो सकती, इन द वे ऑफ डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती, वो जहां थी वो वहीं रह जाएगी और आने वाले टाइम में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस चीज को ऐसे समझिए, किसान इतना ही गेहूं उगाए कि वो केवल अपना कंज्यूम करे तो होगा क्या, बाकी लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो ट्रेड कहीं ना कहीं जरूरी है। ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। अब बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड द गुड्स। अब ट्रेड होता है दो तरीके का, एक हो गया हमारा लोकल ट्रेड और दूसरा हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। लोकल ट्रेड जो होता है हमारे हाट बाजार ये जो लगते हैं, जिसमें हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जैसे ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल, एप्पल का मोबाइल इंडिया में बिक रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड है। इंडिया का पार्ले जी का बिस्किट अब्रॉड में भी बिक रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड के नीचे मैंने याद ध्यान दीजिए एक लेटर लिख रखा है, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर इसको बोला गया है, इंटरनेशनल ट्रेड को बैरोमीटर बोला गया है टू चेक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, यानी कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है उसको नापने का सिस्टम ही इंटरनेशनल ट्रेड है। अगर आप इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं तो यानी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। अब बात करें कंपोनेंट की, तो ट्रेड के दो कंपोनेंट होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी आ रहा है, एक्सपोर्ट यानी बाहर जा रहा है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो ऐसी कंडीशंस हैं, अगर इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, ये आपके एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट कम है, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है कंट्री की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इंडिया हैज ट्रेड रिलेशनशिप विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, यानी अगर हम विश्व के ट्रेडिंग ब्लॉक्स की बात करें तो इंडिया लगभग हर एक कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करता है ना, जो मेजर है उनके साथ करता ही करता है। और जियोग्राफिकल रीजन का मतलब हो गया इंडिया के खुद के रीजन, यानी नॉर्थ का सामान साउथ में बिकता है, साउथ का नॉर्थ में बिकता है। नारियल पानी पी नहीं पाते अगर वहां से ट्रेडिंग नहीं होती यहाँ पर, है ना। ठीक, इसके बाद इसमें कुछ और खास ऐसा नहीं है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी में एक नेक्स्ट हेडिंग मिलेगा, टूरिज्म एज अ ट्रेड। अच्छा, इस समय इंडिया को जो है सॉफ्टवेयर जाइंट के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज में इंडिया बहुत ज्यादा उभर कर आ रहा है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो सॉफ्टवेयर जाइंट के नाम से इंडिया को जाना जा सकता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। टूरिज्म एज अ ट्रेड, तो टूरिज्म को भी एक ट्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों, टूरिज्म का मतलब क्या हो गया, टूरिज्म का मतलब घूमना फिरना। तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये भी जो है ट्रेड का एक जरिया है, क्योंकि इसमें अर्निंग होती है। अर्निंग हर तरीके से होती है, यानी पैसे की अर्निंग होती ही होती है, नॉलेज की भी अर्निंग होती है। क्यों, क्योंकि जब कोई हमारे पास आता है, जैसे अब मैं यहाँ से राजस्थान घूमने चली जाऊँ, तो कम से कम मैं वहाँ के होटल में रहूंगी, वहाँ की मार्केट से कुछ ना कुछ खरीदूंगी, और कोई ना कोई एक गाइड भी पकड़ूंगी जो मुझे वहाँ का विजिट कराएगा, वहाँ के बारे में बताएगा। तो उनके लिए मैं अर्निंग का सोर्स हूँ, लेकिन मेरे लिए वो लोग नॉलेज की अर्निंग का सोर्स है ना। तो यानी कि ट्रेड अपने आप में अर्निंग का एक मेथड है, ये भी जो है टूरिज्म जो है सॉरी अर्निंग का एक सोर्स है, और ये भी ट्रेड का पार्ट है। यही वजह है कि जो इंडिया है, आप देखिए बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आ गए हैं, कभी तो आइए गुजरात में, इस तरह की ऐड आप अपने टीवी पे देखते होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ही है। और अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म डे बाय डे इंडिया में
इंक्रीज होता जा रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज टूरिज्म का कोर्स कराने लगे हैं। इवन 10th के बाद भी आप टूरिज्म को एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सपोर्ट करता है हर एक चीज को कि आप कहीं घूमने गए, कुछ परचेज करेंगे तो वहाँ पैसा देंगे, है ना, वहाँ से कुछ सीखेंगे, बदले में पैसा दे के आएंगे। तो ये सारी चीजें ट्रांसफर होती रहती हैं। और ये फॉरनर एक्सचेंज में भी है। अगर कोई बाहर से आता है, ताजमहल का विजिट करने आता है या अंकोर वाट के मंदिर के लिए आता है, जगन्नाथपुरी जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका कल्चर भी तो हमारे साथ आ रहा है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, अपने डाउट्स को दूर करें और जैसे आज तक सपोर्ट करते आए हैं वैसे ही करें। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बी विद मी, आई एम विद यू, थैंक यू वंस अगेन।